हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने ये स्क्रीन पे जो आप 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। डेमो क्लास डाल के मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। वो बस छोटा सा 6-7 मिनट का वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे, 3 क्वेश्चन का है, इसको मैं बहुत अच्छे से उसमें समझाई हुई हूँ, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा वीडियो। अब इसके आगे मैं आज आप लोगों को करवाऊँगी आगे का क्वेश्चन। ये चुनिंदा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन मैं चुन के लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा। बार बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। मैं चुन के लाई हूँ। अभी तक आप देख लीजिएगा, 2018 से लेकर अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स पेपर्स जो भी देख लीजिएगा, सब लोग ये हमेशा ये सारे क्वेश्चन आपको उनमें मिलेंगे और हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। तो 100% ये हमारी गारंटी है आप लोगों से कि आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ये मेरी गारंटी है। बार बार पूछ जाते हैं, ये मैंने खुद देखा हुआ है कि आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। तो इस 3 क्वेश्चन का वीडियो मैं डाली हुई हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही आप लोगों के साथ बना रहे, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, और इस सब का आंसर नीचे मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोगों को अधिक परेशानी ना हो। और मैं इसको समझा देती हूँ और आंसर भी नीचे होगा, तो आप लोग इसको पढ़ने में आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण या वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर 3 है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ये शायद क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं हम, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर नीचे मेंशन किया हुआ है, लेकिन देख के आप लोग को इसके आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, नीचे आंसर मेंशन है, लेकिन आप लोग बस लॉजिक लगाइए और इसका जवाब दीजिए। आप लोग को सीधे सीधे दिख जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पकड़िए, बहुत ही आसानी से आप लोग पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। मान के पाठ्यचर्या तो नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाना है। ये तो निगेटिव पॉइंट दिख गया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। दूसरे में लिखा है ऑप्शन में विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण। विद्यार्थियों का पृथक्करण तो कभी करना ही नहीं है हमें, सब हमारे लिए एक समान है, उनका वर्गीकरण नहीं करना है। 2 निगेटिव पॉइंट इसमें आप लोगों को दिख रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे में केवल दिख गया आपको, हमने आपसे कहा था जहाँ भी केवल दिखे वो निगेटिव होता है, वो आंसर कभी सही नहीं होता है। इसलिए इसको देख के आंख बंद करके इसको गलत काट दीजिए, ये कभी सही नहीं हो सकता है केवल। लेकिन केवल जहाँ भी दिखे वो हमेशा निगेटिव होता है। 4 नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। लचीलापन ये पॉजिटिव पॉइंट है, और व्यक्तिगत अंतरों के पहचान के परिणाम स्वरूप ये तो और पॉजिटिव हो गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मेंशन है, लेकिन आप लोग को मैं समझा दे रही हूँ इसको बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और बहुत आसानी से आप लोग समझ पाइएगा। केवल आंसर से तो देख के तो आंसर रट सकते हैं ना, आप समझ तो पाइएगा नहीं जो मैं आप लोगों को समझा पाऊँगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आंसर मायने नहीं रखता है, समझ के आप अधिक अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऑप्शन नंबर 4 है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, ये हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा, अगर कोई बच्चा फेल हो जा रहा है अपने एग्ज़ाम में या उस विफल हो जा रहा है तो उसका आंतरिक आरोपण क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में से ये हमें बताना है। बताइएगा, बहुत अच्छे से आप लोग बता सकते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ के हम आसानी से आंसर का जवाब, इसका आंसर क्वेश्चन का दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि कठोर तरीके से आंकते हैं, ये आंतरिक आरोपण तो नहीं हुआ। कठोर तरीके से कोई और तो नाम यहाँ पर आया है, तो इसलिए ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। शिक्षक के पक्षपाती, पहले हम लोग जो नहीं होगा वो देख लेते हैं, फिर जो होगा वो देखेंगे। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले, नहीं ये भी नहीं है। ये तो आप शिक्षक को दोषी ठहरा रहे हैं, हमें तो आंतरिक आरोपण का पता करना है ना। ये तो आप लोग शिक्षक को दोषी ठहरा रहे हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, ये भी आप दोस्त पे ना आरोप लगा रहे हैं, तो ये होगा नहीं। दोस्त पे आरोप लगा रहे हैं इसलिए 4 नंबर नहीं होगा। और 3 में आप शिक्षक को दोषी बना रहे हैं, इसलिए आप आंतरिक आरोपण का ये नहीं होगा उदाहरण। और फर्स्ट में निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर, फिर इसमें भी आप शिक्षक को ही दोषी बना रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमें आंतरिक आरोपण का उदाहरण बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ये आप क्या करें, अपने आप को पे आरोप लगा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। बताइएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आप लोग पढ़े होंगे। क्या आंसर होगा इसका? आंसर तो दिख ही रहा है, आप लोग बताइएगा क्या? केवल समझिए, हमने ये वीडियो केवल समझाने के लिए आप लोगों को बनाया है कि आंसर देख के हमें केवल आंसर हम लोग देख के रट सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल रट सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं सकते हैं। तो ये वीडियो समझ पे आधारित है, हमने समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो बच्चे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, जी नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है। अगर ये रहेगा तब ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन सामान्य से विशिष्ट की ओर है इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, जी नहीं, सरल से जटिल की ओर हमें बढ़ाना है। पहले कोई बच्चा को कुछ हल्का सिखाना है तब हमें कठोर सिखाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ना है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तर्कसंगत पहले ही नहीं कर देना है हमें, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अमूर्त से नहीं, अमूर्त से मूर्त तो होगा ही नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ, सॉरी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर हमें बढ़ना है। अमूर्त तो वो पदार्थ हो गया ना, वो वस्तु हो गया ना जो हमें नहीं दिखता है, तो जो चीज़ नहीं दिखता है उसके बारे में हम पहले बच्चों को बताएंगे तो प्रभावशाली तरीके से कैसे सीखेगा, वो उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा, वो उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हम, अमूर्त का मतलब होता है कि पहले कोई भी चीज़ के बारे में बताने से पहले बच्चों को दिखाएं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर, ये गलत होगा, इसे नहीं होगा, सॉरी मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये ऑप्शन इसलिए सही होगा कि पहले कोई सामान्य साधारण चीज़ बच्चे को दिखाएंगे, फिर उसे विशिष्ट यानी प्रभावशाली चीज़ मतलब बच्चों को दिखाएंगे, तब बच्चे अधिक रुचि से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने गलत बता दिया था। अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे हुए वस्तु, और फिर मूर्त का मतलब होता है कि देख के अनुभव करके सीखेंगे। तो बच्चा कोई भी चीज़ को देख के, अगर उदाहरण दे के उसको दिखा के समझाइएगा तो वो अच्छे से ना समझेगा, है ना।
जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे को आयत के बारे में आप समझा रहे हैं तो आयत के लिए पहले आप टाइल्स दिखाएंगे तो बच्चे जो ज़्यादा अच्छी रुचि से सीखेंगे। तो और टाइल्स दिखाएंगे नहीं और बता देंगे कि टाइल्स की तरह आयत होता है तो क्या बच्चे उतना अनुभव अच्छे से नहीं ना सीख पाएंगे। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मुझे मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा दिमाग भटक गया था मेरा, सॉरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन नंबर 1 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 की उपेक्षा की जानी चाहिए, यानी विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है विविधता को शिक्षण एवं प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है विविधता को शिक्षण एवं प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। बताइएगा, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, इसका तो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। और कैसे होगा ये हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 है कि अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास करें। जी नहीं, यहाँ एकरूपता जो है ये निगेटिव पॉइंट हो गया, तो इसलिए ये नहीं सही होगा। एकरूपता लाने की, एकरूपता कैसे ला सकते हैं? अगर विविधता है तो एकरूपता तो हो ही नहीं सकता है ना। विविधता को शिक्षण एवं प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल रखना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लास में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, अलग, तो उनमें विविधता कूट कूट की भरी हुई होती है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? आप अच्छा एक प्रभावशाली शिक्षक नहीं बन पाएंगे, अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे, बच्चों को प्रभावशाली तरीके से नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है विविधता को शिक्षण एवं प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। नहीं, बाधा के रूप में कभी नहीं देखना है। ऐसे आप देखेंगे तब तो आप कभी पढ़ा ही नहीं पाएंगे। बच्चे तो कोई भी अवगुण कुछ भी हो, उनको तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। वो आप समझिए कि आपको कैसे हैंडल करना है। बाधा और अवरोध वो बच्चे कुछ नहीं होते हैं। बाधा अवरोध समझिएगा तो आप पढ़ा ही नहीं पाएगा। अलग अलग, जाहिर सी बात है कि एक कक्षा में विविधता आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो अलग अलग प्रकार से सीखेंगे, हर का सोच अलग होगा, स्वभाव अलग होगा, वेशभूषा अलग होगा। इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर 1 पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ऑप्शन नंबर 2 आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? ऑप्शन नंबर 3 आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं? ऑप्शन नंबर 4 आपके देश का नाम मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? बताइएगा, हमें बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछना है जिसमें समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को क्या हो? बढ़ावा मिले। रचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब हुआ कि बच्चे क्या अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से क्या हो प्रश्न का उत्तर बता सके, भिन्न भिन्न तरीके से क्या हो सीख सके। तो बताइएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? आंसर तो नीचे मेंशन है, बताने का तो कोई सवाल ही नहीं है, केवल समझना है आप लोगों को। देखिए, मेरा इस वीडियो को लाने का यही लक्ष्य है कि हमें आपको समझाना है। आंसर रट के नहीं जाना है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ये रट लिए, नहीं, रटना नहीं है, समझना है। और बच्चे को भी हमें समझाने पे जोर देना है, ना कि रटने पे। रटंतम प्रणाली जहाँ भी आए आपको निगेटिव करना है बच्चे से संबंधित और अपने संबंधित भी। रट के आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन समझ के आप कई सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग पेडागोजी में दे सकते हैं। इसलिए हमें समझना है आंसर। ये वीडियो को लाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आंसर देख के हम एक क्वेश्चन रटेंगे, रट के जाएंगे। रटना नहीं है, हमें समझना है। समझाने के लिए ही स्पेशल मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये क्लास लेके आई हूँ। तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन कौन सा है और क्यों? यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। एक क्वेश्चन का एक जवाब दे के आंसर खत्म। तो ये समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। ये बच्चे एक बार में बता देगा। ये रटा भी हो सकता है, बच्चा एक बार रट लिया कि इतने राज्य और इतने राजधानियाँ हैं और बता दिया, हो गया। तो इसलिए ये नहीं होगा, एक बार में आंसर दे देगा, सोचेगा नहीं, वो चिंतन नहीं करेगा। तो इसलिए ये नहीं होगा। आपके देश में मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है ये भी बच्चा बता देगा।
आराम से रटा हुआ हो तो भी बता देगा या फिर एक बार में आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, तो बच्चे इसको अलग अलग प्रकार से सोचेगा, चिंतन करेगा और रचनात्मक विधि से क्या करेगा, इसका आंसर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का ध्यान दीजिएगा, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया निगेटिव पॉइंट होता है, ये ऑप्शन वैसे भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये भी निगेटिव है। ग्रेड देना ये भी निगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए ये तो ऐसे ही आपको गलत दिख गया। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, ये पॉजिटिव आप लोग को ऐसे ही दिख रहा है, अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना है, निगेटिव पॉइंट हो गया। तुलना, ग्रेड देना निगेटिव पॉइंट हो गया, ये नहीं होगा। वर्गीकृत करना निगेटिव पॉइंट हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, और नहीं 3 होगा, 2 नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार क्या हो गया, पॉजिटिव पॉइंट हो गया, के लिए किया जा सकता है। प्रतिपुष्टि भी प्रदान आप कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं एक वीडियो लेके आऊँगी निगेटिव पॉजिटिव वर्ड का, जहाँ आप लोग निगेटिव पॉजिटिव वर्ड क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जान लीजिएगा तो आराम से एक बार देख के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों हो गया ये हमने आपको बता दिया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे शिक्षक जो समावेशी कक्षा में काम कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया, कक्षा का मतलब हो गया कि एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, लेकिन हमें सबको समान भाव से लेके चलना है, एक समान लेके चलना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठचर्या में अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर 2 है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। ऑप्शन नंबर 3 है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें। ऑप्शन नंबर 4 है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन से सही है, बताइएगा कौन सा सही है। समावेशी कक्षा में काम करे शिक्षक को क्या होना चाहिए, क्या क्या इसमें से कौन कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है, यही हमें बताना है, समझ के बताना है। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसका आंसर 2 हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। क्यों हो जाएगा ये हम आप लोग को बता रहे हैं। पाठचर्या में अनुकूलन होना चाहिए, पाठचर्या में अनुकूलन होना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की क्या करें, जांच करें। अगर आप अपनी अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करेंगे तो इससे क्या होगा, आप बच्चे के सामने अच्छे प्रदर्शन दे पाएंगे। पाठचर्या में अनुकूलन रहेंगे तो बहुत अच्छा पाठचर्या होगा, इससे बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे तो अलग अलग प्रकार का क्या होगा, समझाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, बहुत अच्छी अधिक क्या करेंगे, अच्छे रुचिपूर्ण से सीखेंगे। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे तो समावेशी कक्षा को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा आपको, ठीक है, करने में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पूछा है, ध्यान नहीं देती है, हमसे पूछा है कि ध्यान नहीं देती है। ऑप्शन नंबर 1 संगठन, ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर 3 वैचारिकता, ऑप्शन नंबर 4 प्रासंगिकरण। इसका नहीं देती है, निगेटिव बताना है, तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए नहीं होगा, हमसे निगेटिव पूछा है इसलिए ये तीनों गलत हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।